अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 47 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज क्रोजन। 16.14 आपका टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। Corrosion is a natural process due to which metals suffer gradual decay when it interacts chemically with its environment. During this interaction, the surface of metal is coated with compounds such as oxides, sulfides, and carbonates. A common example is rusting of iron, where iron reacts with oxygen and water present in the atmosphere to form hydrated iron 3 oxide. Once begins to rust, the process will continue as rust is porous and allow both air and moisture to come into contact with fresh metal underneath. Hence, all the metal will corrode given enough time. The process of corrosion of iron appears to require two important chemicals, oxygen and water, which are involved in the following electrochemical reactions. Iron loses electron to form Fe2 ions. Oxygen gains these electrons in the presence of water to form hydroxide ions. Fe2 plus then react with more oxygen and water to form iron 3 hydroxide, which is rust. छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम नेक्स्ट की तरफ बेटे मूव करेंगे। टॉपिक हमने जो मैंने भी रीड किया, डैट इज़ क्रोजन। व्हाट इज़ क्रोजन? क्रोजन बेटे एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से मेटल की जो सरफेस जो हमें नज़र आ रही होती है ना, जो आउटर मोस्ट सरफेस आहिस्ता आहिस्ता फिर इनर की तरफ भी मूव करता है, लेकिन पहले क्या चीज़ है कि मेटल की जो सरफेस है वो ग्रेजुअली ख़त्म होना शुरू हो जाती है, उसका डिके होना शुरू हो जाता है जब केमिकली वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, अपनी इन्वायरमेंट के साथ उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। क्या चीज़ मैंने बताई कि क्रोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटल की जो सरफेस है वो ग्रेजुअली ख़त्म होना शुरू हो जाती है जब उसका इंटरेक्शन केमिकली अपनी इन्वायरमेंट के साथ होता है। अब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन किस तरह से होगा? इन्वायरमेंट के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। मॉइस्चर सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आगे चल के हम डिटेल से इनको पढ़ते हैं। तो जब मेटल का इन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि मेटल की जो आउटर सरफेस है बेटे वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसका डिके होना शुरू हो जाता है, एकदम नहीं होता, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअली, यानी कि फ्रॉम द टाइम बीइंग इसको टाइम लगता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सरफेस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इस पूरे जो इंटरेक्शन है इसमें क्या होता है कि जो मेटल की सरफेस है उस मतलब डिफरेंट टाइप के, आपको पता है कि उसको मटेरियल से कोटेड उसको किया जाता है, जैसे ऑक्साइड है, सल्फाइड है और कार्बोनेट्स हैं। देखो बेटे, आपकी बुक में जो क्रोजन की डेफिनेशन लिखी हुई है इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत इजी है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको और भी इजी डेफिनेशन इसकी लिखवा देती हूँ, आप वो भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये इंटरेक्शन होता है तो क्या होगा कि जो आपका मेटल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है उसकी, वो चेंज हो जाता है इनटू केमिकली स्टेबल ऑक्साइड। डिफरेंट टाइप के जो ऑक्साइड्स हैं उनमें जैसे कि सल्फाइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं एंड कार्बोनेट्स हैं, ठीक है। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्रोजन। क्रोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल डिटोरेशन है, या आप ये कह सकते हैं डिग्रेडेशन है किसी भी मटेरियल की। क्या मैंने कहा? मैंने कहा ये नेचुरल प्रोसेस है, ये खुद ब खुद ही होता है, आपको खुद से करना नहीं पड़ता। दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस, पहली बात तो ये। दूसरा क्या चीज़ है? ये ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन, यानी कि ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ में, किसी सरफेस में, स्पेशली मेटल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसके अंदर एक चेंज आ जाना, ठीक है। और किसी भी मटेरियल की डिग्रेडेशन हो जाना। डिग्रेडेशन ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या हो गया? किसी भी मटेरियल का ख़त्म हो जाना, उसका डिके हो जाना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोजन कहते हैं, ठीक है। और क्रोजन जो है बेटे केमिकली भी हो सकती है, इलेक्ट्रोकेमिकल भी हो सकती है। जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और ये एक रिफाइंड मेटल को, यानी कि एक अच्छा भला आपके पास कोई भी मेटल हो तो क्रोजन का प्रोसेस क्या करता है? उस रिफाइंड मेटल को केमिकली स्टेबल ऑक्साइड में
ट्रांसफॉर्म करेगा और उनका जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है वो जो मेटल की होती है ना उसको क्या करता है, क्रोजन वीक कर देता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आप समझ आई? तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इसकी कॉमन एग्जांपल्स भी क्रोजन होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल जो क्रोजन की है डैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो क्रोजन की है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि रेडिश फ्लेकिंग कोटिंग होती है ऑन आयरन एंड स्टील, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अच्छा बेटे, अगर देखो आपको भी समझ नहीं आ रही है, कॉमन हम लोग अपनी रूटीन जो हमारी लाइफ है इसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जंग लगना, उर्दू में जिसे हम कहते हैं जंग लग गया है। जितनी भी आपकी डिफरेंट टाइप की जो लोहे की चीज़ें होती हैं, जो मेटल की बनी हुई चीज़ें, उनके ऊपर जंग लग जाता है ना कुछ अरसे के बाद। अगर मॉइस्चर आपकी इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो, उस सरफेस पे पानी गिरता रहे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जंग लग जाता है। तो वो जो जंग लगने का एक पूरा प्रोसेस है, जो जंग लगने का अमल है, उसको हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, केमिस्ट्री में साइंस टर्मिनोलॉजी में क्या कह रहे हैं, डैट इज़ नोन एज क्रोजन। अब क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ आ गई। कोई भी आपकी मेटल की चेन है बेटे, उस पर भी जंग लग जाए, अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर है उस पर भी अगर पानी गिरता रहे ना, तो उसके नीचे भी आपको नज़र आएगा कि उसकी सरफेस पे भी जो है वो क्रोजन जो है वो हो गया। इसी तरह डिस्पेंसर है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी घरों में आप इधर उधर नज़र दौड़ाओ ना तो आपको नज़र आएगा कि सब चीज़ों पे जो है क्रोजन शुरू हो चुकी है। ठीक है, एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो ग्रेजुअली होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की जो है वो डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटे? ये सारा आप इसमें लिख सकते हो। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के पीछे क्या केमिस्ट्री है, ठीक है, मैं आपको जनरली एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या कुछ इन्वॉल्व होता है बेटे, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे भी हम इस चैप्टर में क्रोजन को क्यों पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई तो पर्पस होगा, कोई ना कोई तो रीज़न होगा क्रोजन को इस चैप्टर में पढ़ने का। तो यहाँ पे भी जो क्रोजन का प्रोसेस है ना, बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है बिटवीन मेटल और जो इन्वायरमेंटल एजेंट हैं, जैसे कि वाटर हो गया, ऑक्सीजन होगी, यानी कि आपका एक तो मेटल है ना, दूसरी क्या चीज़ है मैंने भी बताया था, जैसे मॉइस्चर है, वाटर के दरमियान में ऑक्सीजन से जो इन्वायरमेंट में चीज़ें मौजूद हैं उनसे जब मेटल का इंटरेक्शन होता है, मेटल को हम क्या, आप लोग सपोज करो अपने दिमाग में कि वो एक एनोड है, इसी तरह ऑक्सीजन और वाटर है वो एक्ट करेंगे एज ए कैथोड। तो यहाँ पे भी इस प्रोसेस में भी बेटे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। यही वजह है कि इसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कैथोड, एनोड और मतलब प्रोसेस इन्वॉल्व है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बेटे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और सबसे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्रोजन की है वो कौन सी है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को जो जंग लगना है वो सबसे ज़्यादा इसकी कॉमन एग्जांपल है। टिपिकल टाइप है, एक स्पेसिफिक टाइप है किसकी, क्रोजन की। और क्रोजन कब होती है, जब आयरन या स्टील को एक्सपोज किया जाए बेटे ऑक्सीजन के पास या मॉइस्चर से। ठीक है, मॉइस्चर क्या है, नमी है। ठीक है, किसी भी एरिया में अगर नमी हो और वहाँ पे आपका जो है आयरन की चीज़ पड़ी हो या स्टील का कोई भी आपका मटेरियल पड़ा हो, तो उस पर क्रोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि क्रोजन क्या हुआ, यहाँ पे मैं आपको सिंपल आसान अल्फाज में बता रही हूँ कि क्रोजन जो है बेटे, जब हम उसकी एग्जाम्पल पढ़े हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जो जंग लगना है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये तब होगा जब आयरन या स्टील, आयरन भी हो सकती है, स्टील भी हो सकती है, इनको जब एक्सपोज किया जाए टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, देन हमारे पास क्या होगा कि फ्लेकी रेडिश ब्राउन कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि डैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये कॉमन एग्जांपल है किसकी, क्रोजन की। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे कि टार्निश है। आपने शायद नोट किया हो, बहुत सारे आपके किचन में अगर सिल्वर के बर्तन होते हैं तो वो काफ़ी देर बाद अगर पड़े नहीं, आप उनको यूज़ ना करो तो वो भी ब्लैक कलर के हो जाते हैं, उनका टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो उनका सिल्वर कलर है वो ब्लैक कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है, तो वो भी क्रोजन ही होती है। ठीक है, इसी तरह कॉपर और ब्रोंज जो मटेरियल है बेटे, वो भी फ्रॉम द टाइम बिंग जो है ग्रीन कलर उसका भी होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ क्रोजन। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है
वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके ऊपर भी डिके उसका भी शुरू हो जाता है। तो एक क्रोजन की जो है बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो रूटीन में हम लोगों को देखने को मिलती है, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स बताई हैं, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि आयरन और स्टील को जब एक्सपोज किया जाए ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ, दैन क्रोजन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा आपकी बुक में यहाँ पे बेटे कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, आपको एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से जो आयरन की रस्टिंग है वो होती है। ठीक है, जब आयरन बेटे रस्ट होता है, प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है अनटिल जो आपका रस्ट है वो पोरस हो जाए। पोरस का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं और वो अलाउ करते हैं एयर को और मॉइस्चर को कि वो जो मेटल है, जो अंडरनीथ मेटल है, उसके साथ वो रिएक्ट करे। यानी कि देखो, जब आप गौर करना, अगर आपके किसी भी घर में कोई आयरन की चीज़ है और उसके ऊपर क्रोजन शुरू हो गई है, जंग लग गया, तो आप उसको ऑब्जर्व करो, आप देखोगे सबसे पहले उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ख़राब होना शुरू होती है, लेकिन अंदर वाली सरफेस उसकी क्या होती है, सही होती है। लेकिन जब आउटर मोस्ट सरफेस उसकी ख़राब होती है तो सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि उन पोर्स के ज़रिए एयर और जो मॉइस्चर है वो अंदर जाना शुरू हो जाता है, और जो फ्रेश सरफेस रह जाती है मेटल की, जिसके ऊपर अभी जंग नहीं लगा होता, वो भी उसके साथ इन टच, यानी कि उनका भी एक केमिकली जो रिएक्शन है वो शुरू हो जाता है। यानी कि जो सही सरफेस है मेटल की, अब उसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, मॉइस्चर के साथ और एयर के साथ, और फ्रॉम द टाइम बीइंग आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक रिएक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, और मेटल की वो सरफेस भी रस्टेड हो जाती है, उसमें भी पूरा का पूरा जो है वो जंग लग जाता है। कैसे लगता है, कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं बेटे, वो सारे आपकी बुक में यहाँ पे गिवन हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग ख़त्म भी कर सकते हैं, और कौन कौन से मेथड हैं जिस चीज़ से हम क्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे। जो यहाँ पे आयरन का बेटे हम पढ़ रहे हैं ना कि रस्टिंग ऑफ आयरन कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व हैं वो सारे भी मैं आपको लिखवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ वो सारे रिएक्शन लिखो भी और उनको समझो भी कि यहाँ पे एक्चुअली कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस रिएक्शन। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो क्रोजन का प्रोसेस है, डेट इज एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने रस्टिंग ऑफ आयरन ली है, यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व है। हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं पहले क्रोजन की। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रोजन, COROSION। ठीक है, हमारा टॉपिक ये है क्रोजन, लेकिन क्रोजन में हम एज ए एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर लो रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, एक मैंने बताया क्रोजन। ठीक है, क्रोजन में हमने क्या पढ़ लिया, नेचुरल प्रोसेस है जिसमें मेटल की सरफेस का ग्रेजुअली डिके होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर हमने कॉमन एग्जांपल में क्या पढ़ा, इसका रस्टिंग पढ़ी। रस्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि एक स्पेसिफिक टाइप है क्रोजन की जिसमें बेसिकली जो रस्टिंग का प्रोसेस है ये होता है किसके अंदर, आयरन के अंदर। किसके अंदर होता है बेटे, आयरन के अंदर या स्टील के अंदर होता है। और इसमें क्या होता है कि स्टील और आयरन जब एक्सपोज्ड होंगी ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ, तो वो उनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्रोजन आ जाती है और एक फ्लेकी रेडिश ब्राउन कंपाउंड जो है वो हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है जो क्रोजन का, जो आयरन के अंदर हो रहा है, इसमें दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक कौन सा मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीजन, और दूसरा क्या मैंने बताया, मॉइस्चर। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें बिल्कुल वही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। एक एज ए कैथोड एक्ट करेगा, एक यहाँ पे क्या करेगा, एज ए एनोड एक्ट करेगा। अब यहाँ पे रिएक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व हैं बेटे, 2Fe। ठीक है, ये है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब आपके पास क्या बनेगा, 2Fe, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस साथ क्या आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, क्या चीज़ें यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होती हैं, दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हमने यहाँ पे आपको बताए, एक ऑक्सीजन और एक वाटर।
तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करता है, वो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि ये आयरन है, दिस इज आयरन, Fe क्या चीज़ है बेटे, आयरन। आयरन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा टू फॉर्म, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आयरन आइन आ जाएंगे। ये कौन से आइन है, Fe2 आइंस, इनको क्या कहते हैं, Fe2 आइंस। यहाँ पे जो आयरन है बेटे ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जो ऑक्सीजन है जो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मौजूद है, ऑक्सीजन क्या करती है, वो रिएक्ट करेगी और ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। O2 प्लस 2H2O प्लस ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे इनको ऑक्सीजन ने गेन किया, केमिकल रिएक्शन हुआ और आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, 4OH नेगेटिव। ठीक है, अब एक चीज़ हमारे पास ये आ गई, एक चीज़ हमारे पास ये आ गई। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास क्या रिएक्शन होगा, Fe2 प्लस 2OH नेगेटिव, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी बेटे, आपके पास बनेगा FeOH। ठीक है, ये हमारे पास एक नई चीज़ बन जाएगी और इसका जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये OH2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और रिएक्शन भी है, यही आगे फर्दर हम लेंगे, क्या करेंगे, FeOH2 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस क्या आ जाएगा, वाटर। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन है हमारा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4FeOH3। ठीक है, ये रिएक्शन थे जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे फर्स्ट रिएक्शन में बेटे आयरन ने क्या किया, आयरन लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2 आइंस में, ये इसकी आयनाइजेशन होगी ना, आइंस में ही कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्सीजन ने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एक कौन सा है, ऑक्सीजन, और एक कौन सा है, वाटर है। अब ये ऑक्सीजन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे इनको गेन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारे पास हमारी इन्वायरमेंट में दो मेन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मौजूद थी, एक ऑक्सीजन था और एक वाटर था ना। तो ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, 4OH, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड हमारे पास आयन बन जाएंगे। ठीक है, OH आयन बनेंगे। अब ये जो आयरन था जो हमारे पास Fe2 आइंस बनेंगे, ये Fe2 आइंस रिएक्ट करेंगे किसके साथ बेटे, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। और इसके अलावा मोर ऑक्सीजन जो है, आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है वो तो हमेशा मौजूद रहता है। तो आयरन जो है वो रिएक्ट करेगा मोर ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, हमारे पास एक नए आयन बनेंगे, कौन से, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये FeOH जो है ये बन जाएंगे। जब ये चीज़ आपके पास बन जाती है देन दिस इज़ नोन एज रस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखना है ये रस्ट है। ये पहले FeOH2 बना। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन, जब आयरन, ये आयरन आयन था ना, ये आयन बन गया था, इस आयन का जब हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो FeOH2 बना, 2 है, ये क्या है, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड है। लेकिन जब ये रिएक्ट करेगा अगेन, अब देखो इन्वायरमेंट में क्या था, जो हमारी इन्वायरमेंट थी उसमें ऑक्सीजन और वाटर मज़ीद मौजूद थे। अब इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट किया, यानी कि ये जो FeOH2 है ये फर्दर रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और आपके पास क्या बन गया, FeOH3। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरन 3 कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन 3 बेटे, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन जाएगा। अब ये क्या था, आयरन 2 था, और ये आपके पास सिंपल क्या बना था, आयरन आयन बन जाते। अब ये जो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड बन गया, नाउ दिस इज नोन एज रस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है जो आपकी रस्ट बनी। अब आपको पता चल गया रस्ट कैसे होता है, सारा प्रोसेस कैसे हुआ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि केमिकली हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक क्या चीज़ थी, ऑक्सीजन, और एक क्या था, वाटर था, यानी कि मॉइस्चर था। उन दोनों की प्रेजेंस में इसने रिएक्ट किया और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ और वाटर की प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट हुए, क्या बना, OH बन गया। ये OH रिएक्ट किया आयरन के साथ। ठीक है, ये जो आयरन आइंस बने थे, आपके पास क्या बना, FeOH2 बन गया। ठीक है, यानी कि आयरन 2 हाइड्रोक्साइड बन गया। ये आयरन 2 हाइड्रोक्साइड देन अगेन रिएक्ट किया ऑक्सीजन और वाटर के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और वाटर बेटे ऑलरेडी
काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे। जब ये इनके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना, FeOH3 बना। और ये जो FeOH3 बना ये क्या था, दिस इज़ नोन एज रस्ट। ये है रस्ट, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जो कॉमन एग्जाम्पल है किसकी, क्रोजन की। आम लैंग्वेज में उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को जंग लग जाना, ठीक है। तो वो ये चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं रस्ट आ गया है, ठीक है। और इसका जो नाम है, साइंटिफिक नेम इस केमिकल का, वो क्या है, कंपाउंड का, डेट इज आयरन 3 हाइड्रो ऑक्साइड। इज डेट क्लियर? आई होप कि आपको अब रस्टिंग की बहुत अच्छी बेटे समझ आ गई होगी। ओके तो आपने इसको एज इट इज़ जो है अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ लिया क्रोजन, ठीक है। मैंने आपको अच्छी तरह से क्रोजन की डेफिनेशन बताई, फिर हमने उसकी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, उसकी रस्टिंग ऑफ आयरन देखा। इसके अलावा मैंने आपको क्रोजन की 2-3 और भी एग्जाम्पल्स बताई हैं, वो वाली एग्जाम्पल्स भी आप इस पर नोट कर सकते हो, आपका ज़्यादा अच्छा जो है वो नोट बन जाता है। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, के क्रोजन से किस तरह से बचा जा सकता है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं करूँगी तो आप लोगों के लिए कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेते हैं, या अगर आप लोग चाहते हो तो एक मेथड जो है वो हम आज पढ़ लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम उसको पूरा कर लेंगे। एक आज प्रिवेंशन हम पढ़ लेंगे, बाकी 2 मैं बाद में पढ़ा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप लोग आओ। नेक्स्ट पेज हमारा है पेज नंबर 48। टॉपिक हमारा है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। क्रोजन को यानी कि जो जंग लगने का अमल है किसी भी मेटल का, किसी भी स्टील सरफेस का जो ख़राब हो जाती है, ठीक है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है जो उसकी सरफेस, उसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, किस तरह उससे महफूज रह सकता है, कौन कौन सी ऐसे मेथड हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ मेथड, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, उनमें से कुछ आपकी बुक में जो हैं वो गिवन है, वो अब हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, कोटिंग ऑफ द मेटल surface. Corrosion can be avoided by coating the metal surface with some barriers that prevent the contact of metal surface with the atmosphere. For this purpose, the metal surface are protected by either greasing with oil or painting. Other method of protection are galvanizing, electroplating, and sacrificial protection. क्रोजन से किस तरह से बचा जा सकता है, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिन पे अमल करके हम इस प्रोसेस से बचे जा रह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने अपनी मेटल की सरफेस के ऊपर कोटिंग कर लेनी है, यानी कि कोई और चीज़ लगा लेनी है, ठीक है। क्रोजन से बचा जा सकता है अगर हम अपनी जो हमारी मेटल की सरफेस है उसके ऊपर कोई चीज़ लगा लें, कोई बैरियर लगा लें। बैरियर का मतलब क्या होता है, बैरियर एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि देखो जब मेटल सरफेस के रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ, देन ही क्रोजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर मेटल के ऊपर कोई और चीज़ लग जाएगी तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन का या वाटर का रिएक्शन उनके साथ नहीं होगा। तो जो चीज़ हम वहाँ पे लगाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैरियर कह लेंगे, यानी कि वो बैरियर है। अब मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीजन के साथ मेटल सरफेस रिएक्ट नहीं कर सकेंगी, और जब हम किसी बैरियर का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से जो मतलब जो मेन 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना, एक ऑक्सीजन बताया था और एक क्या बताया था, वाटर बताया था, तो वो डायरेक्टली फिर मेटल की सरफेस के साथ उनका कांटेक्ट नहीं होता, और जब उनका मेटल की सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो क्रोजन ही नहीं होगी, ठीक है। इस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो मेटल की सरफेस के ऊपर कोई ऑयल लगा देते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑयल्स अवेलेबल हैं, किसी भी ऑयल का मतलब हम लोग कोटिंग कर देते हैं, कोई भी ऑयल लगा देते हैं। ऑयल जो है वो भी क्रोजन से महफूज रखती है चीज़ों को, मेटल को। या फिर हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा, हमारी विंडोज़ हैं, हमारे डोर्स होते हैं, और भी जिन चीज़ों पे रस्ट स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको बचाने के लिए क्या होता है, पेंट कर दी जाती है। तो पेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इस बारे में जो है इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। वो एक बैरियर के तौर पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो मॉइस्चर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारे और मेथड हैं प्रोटेक्शन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, गैल्वेनाइजिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है। ये तमाम के तमाम मेथड जो हैं बेटे 1 बाय 1 हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जो
इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये तो काफ़ी सारा डिटेल में आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको भी इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगी। और बाकी दोनों मेथड भी जो हैं वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, उनको भी इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज बेटे मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, हमने पढ़ा क्रोजन, व्हाट इज़ क्रोजन वो मैंने आपको बताया। देन हमने उसकी एग्जाम्पल के तौर पर रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है वो मैंने आपको बताया। रस्टिंग ऑफ आयरन का पूरा जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हैं वो मैंने आपको बताए। उसके बाद हमने प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन शुरू किया। सिर्फ और सिर्फ पहला मेथड बेटे मैंने आज आपको पढ़ाया, बाकी मेथड जो हैं वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।